take on Marlboro, it is hiking prices to smoke competition out. Recently, Marlboro hiked its cigarette prices from 88 rupees to 94 rupees. Now, what the analysts are telling us is that the ITC's game plan is to actually hike prices in such a way that it squeezes Marlboro out of the premium segment. So, एक सिगरेट ब्रांड जो कभी सिर्फ लेडीज के लिए बनाया गया था, उस सिगरेट की टिप का कलर भी रेड रखा गया था, सिर्फ इसलिए ताकि लिपस्टिक के निशान ना दिखें। लेकिन 3 दशक तक इस ब्रांड का मार्केट शेयर सिर्फ 0.25% था, मतलब मार्केट में इस कंपनी का नाम था ही नहीं। फिर अचानक कुछ ही सालों में वही ब्रांड दुनिया की सबसे वैल्यूएबल और सबसे पहचानी जाने वाली टबैको ब्रांड बन गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब हुआ बिना प्रोडक्ट को फंडामेंटली बदले, सिर्फ एक कहानी बदलकर। उस ब्रांड का नाम था मार्लबोरो। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक कंपनी ने इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को कैसे टारगेट किया, एक पूरे देश के मस्कुलिनिटी क्राइसिस को कैसे अपने फेवर में यूज किया, और जब गवर्नमेंट ने उनकी एडवर्टीजमेंट तक बैन कर दी तब भी उन्होंने मार्केट में अपना कंट्रोल कैसे बनाए रखा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं थी, आज भी इसी स्ट्रेटेजी को क्रिप्टो कंपनीज, नए फिनटेक स्टार्टअप और नए कंज्यूमर ब्रांड्स अपने अपने तरीके से इसे यूज कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम देखेंगे कि लगभग 70 साल पुराना ये फॉर्मूला आज भी कैसे काम कर रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक सिगरेट ब्रांड की स्टोरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो दिखाता है कि एक ब्रांड इंसान की सबसे गहरी इनसिक्योरिटी को समझाकर उसे कैसे एक आइडेंटिटी बेच सकता है। प्रोडक्ट नहीं, एक फीलिंग, एक बिलीफ और एक मिथ। और इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है और बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसने एडवर्टाइजिंग की दुनिया ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं 1924 से, जहां मार्लबोरो की असली कहानी शुरू होती है। 1924 फिलिप मॉरिस ने एक नया सिगरेट ब्रांड लॉन्च किया, मार्लबोरो। लेकिन आज जिस मार्लबोरो को दुनिया एक रगेड मस्कुलाइन ब्रांड के रूप में जानती है, उसकी शुरुआत बिल्कुल उल्टी हुई थी। उस वक्त मार्लबोरो सिर्फ और सिर्फ वुमेन को टारगेट करता था। इसका स्लोगन था माइल्ड एज में, नाम से ही समझ में आता है, सॉफ्ट, माइल्ड, एलिगेंट और रिफाइंड। यहाँ तक कि सिगरेट के टिप का कलर भी रेड रखा गया था, सिर्फ इसलिए ताकि लिपस्टिक के निशान ना दिखाई दे। लेकिन इतनी प्लानिंग के बाद भी मार्केट ने मार्लबोरो को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 30 साल तक। और इसी दौरान इसका मार्केट शेयर 0.25% से भी कम रहा। और दूसरी तरफ मार्केट पर राज कर रहे थे कैमल, लकी स्ट्राइक, चेस्टरफील्ड और पाल मॉल जैसे ब्रांड। ये सब नॉन फिल्टर फुल फ्लेवर्ड सिगरेट थे जो उस वक्त ज्यादातर मर्दों की पहली चॉइस हुआ करते थे। फिर आई वर्ल्ड वॉर 2। जंग के दौरान सोल्जर को राशन के साथ सिगरेट भी दी जाती थी, और जब वो लाखों सिपाही घर लौट कर आए तो सिर्फ यादें ही नहीं लाए, अपनी फेवरेट ब्रांड की सिगरेट भी लाए। उनकी ब्रांड लॉयल्टी बन चुकी थी और मार्लबोरो, उनके पास मैस्कुलाइन मार्केट में कोई जगह ही नहीं बची थी। लेकिन फिर एक रिसर्च जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। फिर 1950 के आसपास सब कुछ बदलने लगा। रिसर्चर्स अर्नेस्ट विंडर्स और इवोर्स ग्राहम ने जामा जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश की। ये स्टडी 684 लंग कैंसर पेशेंट्स पर बेस्ड थी और पहली बार साइंटिफिक लेवल पर स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया गया। और 2 साल बाद 1952 में रीडर्स डाइजेस्ट ने इसी रिसर्च को आम लोगों तक पहुंचाया, एक आर्टिकल के थ्रू। आर्टिकल का नाम था कैंसर बाय कार्टन। आर्टिकल इतना वाइडली पढ़ा गया कि लोगों के अंदर सिगरेट को लेकर डर बैठ गया। और रिजल्ट क्या हुआ, 1953 से 1954 में पूरे अमेरिका में सिगरेट कंजप्शन गिरने लगी। अब सिगरेट कंपनीज के पास सिर्फ एक ही चैलेंज था, लोगों को दोबारा कैसे कन्विंस किया जाए। इसी रेस का नाम था फिल्टर डरबे या टर डरबे। हर कंपनी फिल्टर्ड सिगरेट्स लॉन्च कर रही थी, हर एड में हेल्थ क्लेम की बारिश हो रही थी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, उस वक्त फिल्टर सिगरेट को लोग सेफ नहीं बल्कि वीक समझते थे, और वीक का मतलब उनके हिसाब से लेस मस्कुलाइन। कई मर्दों को लगता था कि फिल्टर वाली सिगरेट पीना उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाता है। अब फिलिप मॉरिस के सामने सिर्फ फिल्टर बनाना चैलेंज नहीं था, असली चैलेंज था मर्दों की सोच बदलना। 1954 में फिलिप मॉरिस ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं, पूरा मार्लबोरो ही बदल दिया। सिगरेट के अंदर स्ट्रॉन्ग टबैको ब्रांड यूज हुआ, पुराना रेड ब्यूटी टिप हटा दिया गया और उसकी जगह क्रॉक टिप यानी कि सिलेक्टेड फिल्टर। लेकिन असली गेम प्रोडक्ट में नहीं, पैकेजिंग में खेला गया। उस वक्त लगभग सारे सिगरेट सॉफ्ट पेपर पैक्स में बिकते थे, पॉकेट में रखो तो थोड़ी देर बाद पैक करस। फिलिप मॉरिस ने लॉन्च किया एक रिजिड कार्डबोर्ड फ्लिप टॉप बॉक्स और उसे करस प्रूफ कहा गया। इंडस्ट्री में लगभग 40 साल बाद ये पहला मेजर पैकेजिंग इनोवेशन था और कंपनी ने इसका पेटेंट भी करा दिया ताकि कोई और कॉपी ना कर सके। फिर आया वो डिजाइन रेड एंड व्हाइट सेवरन, एक सिंपल वी शेप जो आज भी दुनिया भर में इंस्टेंटली पहचान लिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ कलर या ग्राफिक्स नहीं थी, ये एक साइकोलॉजी थी। बोल्ड रेड और साफ एंगल, ये अथॉरिटी, एग्रेशन और कॉन्फिडेंस का सिग्नल देते थे, यानी बिल्कुल उल्टा माइल्ड एज में वाली सॉफ्ट इमेज के अगेंस्ट। एक ही मूव में मार्लबोरो ने अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल दी। वुमेन से मास मार्केट मैन, सॉफ्ट पैक से रिजिड टॉप बॉक्स, ब्यूटी टिप से रेड सेवरन और एलिगेंट से रगेड इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। ये कोई मेकओवर नहीं था, ये एक नई आइडेंटिटी की फाउंडेशन थी। अब एंट्री होती है एक एडवर्टाइजिंग लेजेंड
लेजेंड की लियो बर्ननेट, शिकागो की वो एजेंसी जिसने जॉली ग्रीन जायंट्स, कैलिबर और टोनी द टाइगर जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स क्रिएट किए थे। बर्ननेट ने मार्बोलो के लिए एक स्ट्रेटेजी यूज की थी जिसे आज मार्केटिंग एक्सपर्ट्स स्ट्रेटेजिक सब्सट्रैक्शन कहते हैं। नॉर्मली कंपनीज रीब्रांडिंग के टाइम नए कस्टमर्स को ऐड करती है और पुराने कस्टमर्स को छोड़ती नहीं है। बर्ननेट ने बिल्कुल अपोजिट किया, उसने वुमेन्स मार्केट को कम्प्लीटली छोड़ दिया, एलिगेंस वाली इमेज को खत्म कर दी और पुरानी आइडेंटिटी को मरने दिया। और फिर एक और बोल्ड डिसीजन लिया गया। जब बाकी सीक्रेट कंपनीज हेल्थ क्लेम बेच रही थी, बर्ननेट ने हेल्थ की बात करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। उसने सोचा अगर हम बार बार सेफ्टी की बात करेंगे तो लोगों को बार बार स्मोकिंग की डेंजरस याद आएंगे, इसलिए उसने फोकस ही बदल दिया हेल्थ से आइडेंटिटी पर। फिल्टर अब सेफ्टी का सिंबल नहीं था, फिल्टर अब रो मस्कुलिनिटी का सिंबल बन गया था। शुरुआत में मार्बोलो के एड्स में सिर्फ काउबॉय नहीं होता था, कभी सी कैप्टन, कभी वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, कभी गनस्मिथ और कभी एथलीट और कभी कंस्ट्रक्शन वर्कर। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, हाथ के पीछे बना हुआ एक टैटू, कभी एंकर और कभी मिलिट्री इंसिग्निया। एक छोटा सा विजुअल डिटेल जो बिना कुछ बोले एक मैसेज देता था, ये आदमी टफ है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही मार्केट रिसर्च ने एक क्लियर सिग्नल दिया। सबसे ज्यादा कनेक्ट लोग किस कैरेक्टर से कर रहे थे, वो था काउबॉय। लियो बर्ननेट को इंस्पिरेशन मिली थी 1949 की लाइफ मैगजीन की एक फोटो से, और फिर अर्ली 1960s तक पूरा कैंपेन एक ही इमेज पर आ गया। रियल काउबॉयज और बाद में एक्टर्स, अमेरिकन वेस्ट के खुले लैंडस्केप और बैकग्राउंड में बजता था द मैग्निफिकेंट 7 का आइकॉनिक थीम जो एल्मर ने कंपोज किया था। यहीं से मार्बोलो सिर्फ सीक्रेट नहीं एक लेजेंड बनने लगा। अब सवाल है क्या ये स्ट्रेटेजी सच में काम की? जवाब है नंबर्स। 1954 में मार्बोलो सिर्फ 18 मिलियन सिगरेट्स बेच रहा था, मार्केट शेयर 0.25% से भी कम। सिर्फ एक साल बाद 1955 सेल पहुंच गई 6 बिलियन सिगरेट तक, मतलब 3000% का जंप, और न्यूयॉर्क में मार्बोलो नंबर 1 ब्रांड बन गया। 1957 तक 20 बिलियन सिगरेट्स और 1972 में दुनिया का नंबर 1 सेलिंग सिगरेट ब्रांड बन गया। और आज भी अमेरिका के सिगरेट मार्केट का लगभग 40% शेयर्स मार्बोलो के पास है। 1989 में कंपनी का रिवेन्यू $103.6 बिलियन तक पहुंच गया और 1992 में फाइनेंशियल वर्ल्ड मैगजीन ने मार्बोलो को $32 बिलियन वैल्यू के साथ दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड डिक्लेयर कर दिया गया। सोचिए, जो ब्रांड कभी मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाया था वही दुनिया का सबसे पावरफुल टबैको ब्रांड बन गया। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में प्रोडक्ट नहीं, एक आइडेंटिटी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर ये स्ट्रेटेजी काम क्यों की? 1940 और 1950 में एक फील्ड काफी पॉपुलर थी। इस फील्ड को अर्नेस्ट डिक्टर्स और पीए मार्टिनो जैसे साइकोलॉजिस्ट लीड कर रहे थे। डिक्टर फ्रॉइड की साइकोलॉजी थ्योरी से काफी इन्फ्लुएंस था। उसका मानना था कि लोग प्रोडक्ट्स लॉजिकल रीजन से कम और सबकॉन्शियस डिजायर की वजह से ज्यादा खरीदते हैं। उसने एक कंसेप्ट दिया 4S, सब्सटेंस, सेक्स, सिक्योरिटी और स्टेटस। ये 4 ह्यूमन ड्राइव्स हमारे बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिचर के हिसाब से स्मोकिंग सिर्फ निकोटिन नहीं थी, वो पावर की फीलिंग थी, कंट्रोल की फीलिंग थी और आदमी की आंख को कंट्रोल करने की इंस्टिंक्ट से जुड़ी हुई थी। और एक चीज और, स्मोकिंग लोगों को दिन भर भाग दौड़ के बीच कुछ पल के लिए रुकने का एक सोशल एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज भी देती थी, जैसे एक एडल्ट पैसिफायर। लियो बर्ननेट ने इस साइकोलॉजी को यूज किया। उसने फिल्टर्ड सिगरेट को अमेरिकन मस्कुलिनिटी के अल्टीमेट सिंबल के साथ जोड़ दिया। रिजल्ट, लोगों का कॉन्शियस फियर, कैंसर का डर बैकग्राउंड में चला गया और फोरग्राउंड में आ गया पावर, कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी। यानी अगर कोई चीज इतनी डीपली अमेरिकन कल्चर का हिस्सा लगती है तो दिमाग उसके डेंजरस को नेचुरली कम सीरियस मान लेता है। मार्लबोरो सिगरेट नहीं, एक आइडेंटिटी बेच रहा था। बिजनेस हिस्टोरियन डगलस होल्ट अपनी बुक्स हाउ ब्रांड बिकम आइकन और कल्चर स्ट्रेटेजी में इस पूरी स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करता है। होल्ट कहता है आइकॉनिक ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो एक आइडियोलॉजी बेचते हैं, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो सोसाइटी के किसी कल्चरल टेंशन को सॉल्व करती है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अमेरिका में भी एक ऐसा ही टेंशन था। लाखों सोल्जर बैटलफील्ड से निकलकर ऑफिस में आ गए। कॉर्पोरेट जॉब, रूल्स, मीटिंग, रूटीन। बहुत से मर्दों को लगने लगा कि उनकी फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी कहीं खो सी गई है। और यही मार्लबोरो ने सबसे बड़ा मूव खेला। उसने क्रिएट किया मार्लबोरो कंट्री, एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया जहां ना कॉर्पोरेट बॉस है, ना ब्यूरोक्रेसी, ना रूल्स, सिर्फ आजादी, एडवेंचर और इंडिपेंडेंस। मार्लबोरो मैन सिगरेट नहीं बेचा था, वो मॉडर्न मस्कुलिनिटी की एंजाइटी का सिंबॉलिक सॉल्यूशन बेच रहा था। और जब कोई इंसान मार्लबोरो जलाता था तो वो सिर्फ सिगरेट नहीं पीता था, वो कुछ पल के लिए खुद को उस काउबॉय की आइडेंटिटी के साथ इमेजिन करता था। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे सिंबॉलिक कंजप्शन कहा जाता है। एक छोटा सा प्रोडक्ट लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई है एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी। और शायद यही मार्लबोरो की सबसे बड़ी मार्केटिंग जीनियस थी। अब तक मार्लबोरो एक पावरफुल ब्रांड बन चुका था, लेकिन फिर आया सबसे बड़ा टेस्ट। 1965 में अमेरिका में फेडरल सिगरेट लेबलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्ट पास हुआ, जिसके बाद सिगरेट पैकेट्स पर हेल्थ वार्निंग देना मैंडेटरी हो गया। लेकिन असली झटका अभी लगना बाकी था। 1969 में पब्लिक हेल्थ सिगरेट स्मोकिंग एक्ट पास हुआ। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इसे 1969 में साइन किया और फिर 1 जनवरी 1971 से टीवी और रेडियो पर सिगरेट एडवर्टाइजिंग कंप्लीटली बैन कर दिया गया। अब पहली नजर में लगता है कि मार्लबोरो जैसी कंपनी के लिए ये एक डिजास्टर होगा, क्योंकि जिस ब्रांड ने अपनी इमेज सिनेमैटिक टीवी कमर्शियल के थ्रू बनाई थी उसका सबसे बड़ा मार्केटिंग चैनल ही बैन हो गया। लेकिन यही इकोनॉमिक्स का
एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स सामने आता है। कई बार जब मैच्योर इंडस्ट्री में एडवर्टाइजिंग बैन हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान मार्केट लीडर्स को नहीं होता बल्कि नए प्लेयर्स को होता है। सोचिए अगर कोई नया सिगरेट ब्रांड लॉन्च होता है तो वो टीवी पर या रेडियो पर अपनी पहचान बना ही नहीं सकता था। मतलब कंपटीशन की एंट्री और मुश्किल हो गई। और मार्लबोरो उसने तो पिछले 15 सालों में अपनी आइडेंटिटी ऑलरेडी लोगों के दिमाग में बैठा दी थी। और इस रेगुलेटरी लॉक का सबसे बड़ा फायदा मार्लबोरो को मिला। टीवी एडवर्टाइजिंग खत्म हुई लेकिन मार्लबोरो की मार्केटिंग नहीं। फिलिप मॉरिस ने तुरंत अपना बजट दूसरे चैनल्स पे शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले मोटर स्पोर्ट्स, फार्मूला 1 और इंडी कार रेसिंग में मार्लबोरो ने हेवी स्पॉन्सरशिप शुरू की। सबसे फेमस एग्जांपल था मार्लबोरो मैक्लारेन मर्सिडीज। 1989 में फिलिप मॉरिस की मार्केटिंग वीपी एलन मैर्लो ने कहा कि रेसिंग स्पीड, डेंजरस और इंडिविजुअलिटी मैर्लो मैन को एक मॉडर्न डे डायमेंशन देती है। यानी काउबॉय स्क्रीन से गायब हो गया लेकिन उसकी स्पीड रेस ट्रैक पे जिंदा रही। सिर्फ स्पॉन्सरशिप ही नहीं, कंपनी ने स्टोर के अंदर भी अपनी प्रेजेंस को वेपन बना दिया। रिटेल सेल्फ्स पर प्रीमियम स्पेस खरीदा ताकि जब भी कोई कस्टमर सिगरेट खरीदने आए तो सबसे पहले उसकी नजर मार्लबोरो पे ही पड़े। फिर लॉन्च हुआ मार्लबोरो माइल्स, एक लॉयल्टी प्रोग्राम जहां कस्टमर्स को ब्रांडेड मर्चेंटाइज और आउटडोर गियर दिए जाते थे। मकसद सिर्फ रिवॉर्ड देना नहीं था, मकसद था मार्लबोरो कंट्री को सिगरेट पॉकेट के बाहर भी जिंदा रखना। लेकिन रिस्ट्रिक्शन यही खत्म नहीं हुई। 1998 में आया मास्टर सेटलमेंट एग्रीमेंट, एक हिस्टोरिकल लीगल एग्रीमेंट जिसने कार्टून्स पर बैन कर दिया। बिलबोर्ड्स और ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग भी खत्म कर दी। ब्रांडेड मर्चेंटाइज पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी और स्पॉन्सरशिप को भी काफी लिमिट कर दिया। अब फिलिप मॉरिस के पास बहुत कम ऑप्शन बचे थे। इस बार कंपनी ने मार्केटिंग से ज्यादा प्राइसिंग पे अटैक किया। 2 अप्रैल 1993, एक दिन जिसे आज भी मार्केटिंग हिस्ट्री में मार्लबोरो फ्राइडे के नाम से याद किया जाता है, कंपनी ने मार्लबोरो की प्राइस को डायमेट्रिकली कम कर दी। टारगेट सिंपल था, चीप जेनेरिक सिगरेट ब्रांड को मार्केट से बाहर ढकेलना, और स्ट्रेटेजी काम कर गई। 1994 में मार्लबोरो का मार्केट शेयर बढ़कर 30% हो गया और 2005 तक अमेरिका के 4 लाख रिटेलर्स में से 1,93,000 के साथ फिलिप मॉरिस के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट थे। एडवर्टाइजिंग कम होती गई लेकिन मार्केट में कंपनी का कंट्रोल और मजबूत होता गया। लेकिन अब बात करते हैं जब मार्लबोरो मैन की कहानी बिखरने लगी। अब इस स्टोरी का सबसे इमोशनल और डिस्टर्बिंग चैप्टर है। 1973 में ब्रिटेन में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, नाम था डेथ इन वेस्ट। इस डॉक्यूमेंट्री को मार्टिन स्मिथ और पीटर टेलर ने बनाया था। फिल्म ने एक शॉकिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाया, एक तरफ मार्लबोरो की पॉलिश एडवर्टाइजमेंट और दूसरी तरफ वही रियल काउबॉयज जो लंग कैंसर और एम्फेसीमा से मर रहे थे। डॉक्यूमेंट्री में एक फिलिप मॉरिस के एग्जीक्यूटिव ने भी ये एक्सेप्ट किया था कि सिगरेट में कार्सिनोजन होता है। ये डॉक्यूमेंट्री मार्लबोरो की केयरफुल बनाई गई इमेज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिलिप मॉरिस ने तुरंत लीगल एक्शन लिया, लंदन हाई कोर्ट में इंजेक्शन हासिल की और फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में डॉक्यूमेंट्री का फुटेज ही खरीद लिया ताकि इसे दोबारा दिखाया ना जा सके। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। 1981 में इसकी पायरेटेड कॉपी अमेरिका में लीक हो गई। जिन लोगों ने मार्लबोरो मैन का आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया था उनमें से कई सारे लोग स्मोकिंग रिलेटेड इलनेस की वजह से मर गए, जिनमें से एक का नाम था वेन मैक्लारेन जो 51 साल की उम्र में ही मर गए। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात, वेन मैक्लारेन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एंटी स्मोकिंग एक्टिविस्ट बन गए थे। उसने कहा था टबैको विल किल यू एंड आई एम लिविंग प्रूफ ऑफ इट। और डेविड मैक्लारेन की डेथ के बाद उनकी वाइफ ने फिलिप मॉरिस पर लॉ सूट फाइल कर दिया था। उनका एलिगेशन था कि एडवर्टाइजिंग शूट के दौरान डेविड को दिन में 5 पैक तक सिगरेट्स पीनी पड़ती थी और वो भी सिर्फ परफेक्ट विजुअल क्रिएट करने के लिए। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी डेथ और इतनी साइंटिफिक प्रूफ के बाद भी मार्लबोरो की आइडेंटिटी नहीं टूटी। उसका मिथ रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मार्लबोरो की स्ट्रेटेजी सिर्फ हिस्ट्री बन चुकी है या आज भी कंपनीज इसी प्लेबुक को फॉलो कर रही है? जवाब है बिल्कुल कर रही है। सबसे पहला एग्जांपल है जिन, ZYN, निकोटिन पाउचेस का एक ब्रांड जो आज भी फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के पास है। 2022 में PMI फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ने जिन बनाने वाली कंपनी स्वीडिश मैच को $16 बिलियन में एक्वायर कर लिया था। अब ध्यान दीजिए, जैसे लियो बर्ट नेट ने मार्लबोरो में फिल्टर को बैकग्राउंड में कर दिया था, वैसे ही जिन अपनी टबैको आइडेंटिटी को बैकग्राउंड में कर देता है। उसके एड्स में बार बार दिखते हैं वर्ड जैसे टबैको फ्री, स्मोक फ्री और स्पिट फ्री। और डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग सिर्फ 3 साल में $3 मिलियन से बढ़कर $13 मिलियन हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मार्केटिंग टीवी पर नहीं चलती, ये चलती है टिकटॉक पर, जहां जिन इन्फ्लुएंसर्स नाम के क्रिएटर्स फनी और लाइफस्टाइल कंटेंट के थ्रू प्रोडक्ट को नॉर्मलाइज करते हैं। और रिसर्च भी यही बताती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले बिलबोर्ड था, अब एल्गोरिथम है। दूसरा एग्जांपल है लिक्विड दैट, एक कैन वाटर कंपनी, जहां बाकी वाटर ब्रांड्स हेल्थ और प्योरिटी बेच रही थी, लिक्विड दैट ने हेवी मेटल और पंक रॉक आइडेंटिटी बेचनी शुरू कर दी। स्लोगन दिया मर्डर योर ट्रस्ट और पानी को बियर कैन जैसी पैकेजिंग में बेचा। यानी प्रोडक्ट वही लेकिन आइडेंटिटी बिल्कुल अलग। और तीसरा एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी और फिनटेक। डगलस होल्ट अपनी कल्चर स्ट्रेटेजी में बताते हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसी ब्रांड खुद को ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से आजादी के सिंबल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। सोवरेनिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और एंटी एस्टैब्लिशमेंट रिबेलियन, ये सब वही आइडियोलॉजी है जो कहीं मार्लबोरो मैन काउबॉय के थ्रू बेच रहा था। सिर्फ मीडियम बदल गया है, स्टोरी नहीं।
तो ये थी मार्लबोरो की कहानी, एक ऐसे ब्रांड की जो कभी सिर्फ वुमेन के लिए बनाया गया था और कुछ ही सालों में ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टबैको ब्रांड बन गया। इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन बहुत सिंपल है, लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो स्टोरीज खरीदते हैं, आइडेंटिटी खरीदते हैं और आइडियोलॉजी खरीदते हैं। और जब कोई ब्रांड खुद को किसी पावरफुल कल्चरल मिथ के साथ जोड़ देता है, जैसे मार्लबोरो ने अमेरिकन फ्रंटियर और फ्रीडम के साथ किया, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहता, वो कल्चर का हिस्सा बन जाता है। इतना पावरफुल कि साइंटिफिक एविडेंस, अपने ही आइकॉन्स की डेथ और सालों की गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी उसकी आइडेंटिटी को तोड़ नहीं पाती। और शायद इस स्टोरी की सबसे सरप्राइजिंग बात यह है, मार्लबोरो की स्ट्रेटेजी कभी खत्म ही नहीं हुई, बस उसने अपना रूप बदला। आज टीवी की जगह पे एल्गोरिदम है, काउबॉयज की जगह पे इन्फ्लुएंसर्स और सिगरेट्स की जगह पे डिजिटल प्रोडक्ट्स, लेकिन गेम आज भी वही है, आइडेंटिटी का गेम। और इसी वजह से मार्लबोरो मैन सिर्फ एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री का कैरेक्टर नहीं है, वह आज भी मॉडर्न ब्रांडिंग का ब्लूप्रिंट है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और वीडियो के आखिरी में मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये चैनल मैं अकेला बिल्ड कर रहा हूँ, कोई बड़ी टीम नहीं, कोई महंगे गैजेट नहीं। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।